नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। देखिएगा, अपनी लास्ट क्लास में अपन ने जर्नल एंट्री समझी है। जो अपन टॉपिक समझ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। देखिए, हमने सबसे पहले जर्नल एंट्रियां स्टार्ट करी और कुछ टाइम से हम जर्नल एंट्रियां समझ रहे थे। काफ़ी हमने प्रैक्टिस भी करी, बहुत कुछ रूल्स भी समझाए और एक कह सकते हैं कि एक लेवल तक आकर हमने उसको पूरा किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि कोई डाउट रहता है, यदि कोई समस्या रहती है, आप जरूर वापस बताइएगा, हम उसका वापस समझा देंगे। बट आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वही है लेकिन उसी का एक सेकंड पार्ट है। चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम कह सकते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं लेखांकन समीकरण। बड़े ही ध्यान से समझना, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 100% एग्जाम में आता है, ये फिक्स है। एग्जाम में एक सवाल इसका 100% आएगा तो आएगा ही आएगा, ज़्यादा थियरी नहीं है और डायरेक्टली प्रैक्टिकल वर्क है। लेकिन आखिर होता क्या है वो थोड़ा समझते हैं। लेखांकन समीकरण क्या होता है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिखकर समझने की कोशिश करते हैं कि चिट्ठे को समीकरण के रूप में लिखना। समीकरण के रूप में लिखना लेखांकन समीकरण कहलाता है। लेखांकन समीकरण कहलाता है। देखिए, जैसे ही मैंने डेफिनेशन लिखा है कि चिट्टे को समीकरण के रूप में लिखना लेखांकन समीकरण कहलाता है, सबसे पहले आपके दिमाग में प्रश्न चला, सर चिट्टा क्या होता है। चिट्टे को हम एक और लिखते हैं स्थिति विवरण। आखिर स्थिति विवरण क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। अब बेटा बड़े ही ध्यान से समझना, बैलेंस शीट आखिर क्या होती है। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, हम व्यापार क्यों करते हैं। हमारा प्रश्न आता है, व्यापार क्यों करते हैं। आप मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करें कि हम व्यापार क्यों करते हैं, व्यवसाय क्यों किया जाता है, क्या कारण होता है जिसके लिए एक व्यक्ति व्यापार करता है। प्लीज गिव पैसा मी। कमाने के लिए। बहुत बढ़िया, पैसा पैसा कमाने। कमाने के लिए। हाँ, पैसा कमाने के लिए। और उस पैसे को हम यहाँ पे कहते हैं लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ कमाने के लिए। जो हमारा पैसा है उसको हम लाभ बोलते हैं। लाभ कमाने के लिए हम बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस करने से तो हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन हमको कितना प्रॉफिट हुआ, हमको कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, यह जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी। ये जानकारी आपको प्राप्त करने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी होती है। ये जो आपको पता लगाने के लिए आपको लेखांकन करना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेखांकन का मुख्य उद्देश्य, हम ये कहते हैं लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, उद्देश्य हमारा जो मेन पर्पज होता है वो दो होते हैं। लेखांकन के मुख्य उद्देश्य कितने हैं? दो। पहला आता है लाभ हानि की गणना। हमारे पास पहला आता है लाभ हानि की गणना करना, मतलब हमको प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, उसकी जानकारी प्राप्त करना हमारा लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा आता है व्यवसाय की, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति का पता लगाना। देखिए, आपका बिजनेस क्या पोजीशन पे काम कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब इस 10 लाख रुपए जो लगाया था, अब पूरा का पूरा कैश तो होगा नहीं। भाई, आपके बिजनेस में डायरेक्टली सारा पैसा हम कैश तो नहीं लाते ना। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको फर्नीचर भी चाहिए,
आपको माल भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, तो आपने अपना 10 लाख रुपए इन सभी चीजों में पैसा थोड़ा थोड़ा लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये जो आपने पैसा लगाया है, ये सारी की सारी हमारे लिए कहलाती है असेस्ट, संपत्तियां। हम जो पैसा लगाते हैं वो एक संपत्ति के रूप में पैसा लगाया जाता है। हमने 10 लाख रुपए इन सारी संपत्ति में पैसा लगा दिया। अब 1 साल पूरा होने के बाद आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सिखाए थे। यदि आपको नहीं याद है तो मैं फिर से कह देता हूं। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है आपके पास अवधि की, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है आपके पास अवधि की अवधारणा। अवधि की अवधारणा ये कहती है कि हम लेखा 1 वर्ष का करते हैं। हमारा जो लेखा होता है वो सामान्यतः 1 वर्ष का होता है। 1 साल बाद आपको अपने अकाउंट से ये पता लगाना होगा कि आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। फाइनली हमें उस 1 साल बाद अपने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं, वापस नए साल में आपको रीस्टार्ट करना है। तो हमारी लेखा अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष। हम 1 साल पूरा करने के बाद अपने अकाउंट्स की बुकें सारी बंद करेंगे और अगले दिन से नए सिरे से वापस स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मेरा मीन ये था कि 1 साल बाद, जैसे आपने स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए लगाया था, 1 साल बाद इनकी क्या पोजीशन है, असेस्ट की क्या पोजीशन है, वो आपको पता लगाना पड़ता है। असेस्ट कितना है, लाइबिलिटीज कितना है। एक वर्ड आता है लाइबिलिटीज, आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने लाइबिलिटीज। कोई जानता है लाइबिलिटीज क्या होता है? लाइबिलिटीज का मीनिंग जानता है कोई क्या होता है? हाँ, फटाफट यस या नो। नहीं जानते मना कर दीजिए, मैं बता दूंगा वापस। नो सर। नहीं जानते? चलिए सुनिएगा। लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऐसा भुगतान, ऐसा भुगतान जो देना बाकी है। देखिए, यदि आपके कोई व्यक्ति पैसा मांग रहा है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज है। समझ में आ गया? एक सिंपल भाषा में इसको यही कहेंगे, यदि कोई व्यक्ति आपके पैसा मांग रहा है तो उसे हम लाइबिलिटीज कहेंगे। दायित्व जिसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं दायित्व। दायित्व का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति आपके पैसा मांग रहा है तो उसे हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। एनी डाउट? समझ में आया? बेटा रिप्लाई फटाफट दीजिएगा यस या नो में। आपको समझ में आया दायित्व क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति आपके पैसा मांग रहा है तो उसे हम लाइबिलिटीज कहेंगे। एनी डाउट? क्लियर है? दुर्गा जी, ज्योत्सना जी, हाँ यस सर, क्लियर। समझ में आ गया ये क्या होता है? हाँ। नेक्स्ट, तो हमारे पास 1 साल जब पूरा होता है तब 2 स्टेप आते हैं। एक तो लाइबिलिटीज आती है, एक असेस्ट आती है। इन दोनों का आपको ये देखना होगा कि आखिर हमारे पास कितना असेस्ट बचा है, कितनी लाइबिलिटीज बची है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। उसे बोलते हैं व्यवसाय की स्थिति का पता लगाना, वित्तीय स्थिति का पता लगाना। जनरली देखिए हम बिजनेस करते हैं। हमने ये प्रश्न पूछा था अभी आपको कि हम व्यापार क्यों करते हैं। हमने अभी प्रश्न पूछा था व्यापार क्यों करते हैं, तो हमारा आंसर था लाभ कमाने के लिए। बिल्कुल सत्य बात है, हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन साथ में हमारा दूसरा एम भी होता है, वो होता है प्रॉपर्टी बिल्डअप करने के लिए। मतलब हमें अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, जनरली लोगों के दिमाग में यही रहता है पैसा कमाओ और पैसे से प्रॉपर्टी लो, प्रॉपर्टी बनानी होती है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल होता है कि यदि कोई व्यक्ति छोटे से घर में रह रहा है तो उसकी एक डिजायर रहती है कि घर बड़ा हो जाए। यदि वो बाइक चला रहा है तो कार की डिजायर रहेगी। तो हर एक चीजों को आगे बढ़ाने के पर्पज से हम मेहनत करते हैं। तो एंड ऑफ द ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियली पोजीशन क्या है, उसका पता लगाने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। ये तो एक सिंपल सा प्रश्न रह गया, अकाउंटिंग क्यों करते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक तो लेखांकन समीकरण है। आखिर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने ये जनरल समझाया था उस टाइम एक चीज बताया था, खातों के प्रकार। खातों के प्रकार, वैसे जनरली खाते आपके पास 2 अलग अलग प्रकार हैं।
हमने दोनों टॉपिक पहले भी क्लियर किए थे। एक तो होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक था आपका मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमने वो दोनों तीनों पॉइंट पहले क्लियर कर लिए हैं। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। हमारे पास तीन अलग अलग अकाउंट है जिसको हमने जर्नल एंट्री करी उस टाइम बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है। समझ लिया इन तीनों के बारे में? ये तीनों तो अपन ने उस टाइम समझ लिए थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। देखो बेटा, मैं आपको आज एक बार फिर कह देता हूँ कि यदि आपने क्लास आज कुछ टाइम बीच में नहीं भी ली है तो आज नया टॉपिक है, मन लगा के स्टार्ट कीजिएगा। अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी और पुरानी चीजें लगभग सारी रिवाइज होती रहेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इन ट्रेडिशनल फॉर्मेट के बारे में जानते हो क्या? पर्सनल, रियल या नॉमिनल। हमने इतने टाइम से एंट्रियां करी है, उस टाइम एंट्रियों में हमने इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से सीख लिया है। मींस पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है। तो यहाँ इन तीनों का कोई रोल नहीं है, यहाँ हमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट अवर टाइप्स ऑफ अकाउंट इज 5। कितना है? 5 प्रकार है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंट कितने टाइप के हैं? 5। मेरे साथ बोलना है बेटा ताकि आपको इजीली समझ आएगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंट्स कितने हैं? 5। पहला है कैपिटल। 5 पहला है कैपिटल। दूसरा आता है लाइबिलिटीज। तीसरा आएगा आपका असेट्स। चौथा आता है इनकम। फिर एक्सपेंसेस। तो टोटली हमारे पास 5 अकाउंट आते हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज, असेट्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस। हिंदी में यदि देखा जाए तो इसको बोलेंगे पूंजी। ये आता है दायित्व। इसे कहते हैं आप संपत्ति। इसे कहते हैं आप आय और व्यय। ठीक है, तो आप अकाउंटिंग जो करते हैं वो टोटली इन्हीं 5 अकाउंट्स पर डिपेंड करता है। इससे आगे चलने वाला सारा काम इन्हीं पर डिपेंड करेगा। जर्नल के बाद अब जो अकाउंटिंग इक्वेशन करो, चाहे फाइनल अकाउंट बनाओ, ट्रेलिंग, कुछ भी करो, नेक्स्ट आपको इन 5 अकाउंट्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास टाइप ऑफ अकाउंट इज 5। वी हैव टाइप्स ऑफ अकाउंट इज 5। कैपिटल, लाइबिलिटीज, असेट्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस। टोटल 5 प्रकार हैं और इन पांचों प्रकारों को हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये टाइप समझ में आ गया आपको? ये 5 प्रकार समझ में आ गए? यस सर। चलिए नेक्स्ट, अब हमें काम क्या करना है? हमने अभी देखा था एक वर्ड आया था चिट्टा। आखिर चिट्टा क्या होता है, तो इस पर फिर से फोकस करते हैं। एक प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में समझाया था जिस प्रोसेस का नाम है लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं ये तो अभी हमने सीख लिया, लेकिन अकाउंटिंग करते कैसे हैं उसका प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रारंभिक लेखे। प्रारंभिक लेखे, ओपनिंग एंट्री जिसको कहते हैं। प्रारंभिक लेखे करने के लिए हमारे पास में बनती है जर्नल, जो हमने अभी तक लास्ट चैप्टर में समझाया था। जो जर्नल किया था उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक लेखे। मतलब डे बाय डे एंट्री की जाती है, रोज ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है, रोज लिखेंगे आज की ट्रांजेक्शन आज ही लिखना है उसके अंदर। फिर आता है वर्गीकरण जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर बनाते हैं लेजर, जो अभी तक हमने नहीं सीखा है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेजर आएगा। तो सेकंड पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन लेजर। और थर्ड आता है आपका सारांश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं समरी। समरी के अंदर बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट 3 है आपके पास में। फाइनल अकाउंट 3 है। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। तो हमारे पास 3 अलग अलग फाइनल अकाउंट है। ये तीनों आपके एंड ऑफ द ईयर, जैसे ही साल पूरा हो जाता है तब बनाते हैं। तो हमारे पास 2 अकाउंट ऐसे हैं, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, जो आप बनाते हो
ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाया जाता है वो बनाते हैं हम प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, लाभ हानि की गणना के लिए, बेटा अनावश्यक रूप से अपना माइक ऑफ रखना है, जब जरूरत पड़े तभी स्टार्ट कीजिए। आपको ट्रेडिंग और P&L बनाया जाता है लाभ हानि की गणना करने के लिए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। और बैलेंस शीट बनाई जाती है वो बनाते हैं हम वित्तीय स्थिति के लिए, वित्तीय स्थिति के लिए। जो फाइनेंशियली पोजीशन फाइंड करने के लिए हम बनाते हैं वो होता है वित्तीय स्थिति के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो हमारा जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा बैलेंस शीट पर डिपेंड करता है। जो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक आपका बैलेंस शीट पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है बड़े ही ध्यान से समझना है। बैलेंस शीट जिसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहता है। आप बैलेंस शीट की दो साइड होती है। बैलेंस शीट की कितनी साइड है, कितनी साइड है बैलेंस शीट की, बोलो बेटा फटाफट। दो साइड, दो साइड। मैं वापस बनाता हूँ बैलेंस शीट। बेटा याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बैलेंस शीट बनाना सीख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्पफुल है। आज आगे वाला पूरा टॉपिक इसी पर डिपेंड करेगा आपका बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट की दो साइड होती है। पहली साइड इसको बोलते हैं लायबिलिटीज, ये जो साइड है उसको बोलेंगे लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटीज साइड ये आपका अमाउंट, ये आपकी साइड होती है असेस्ड और ये आपका अमाउंट। आपको पता है ना हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं मतलब हमारे एक ही अकाउंट के दो साइड होती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। मतलब हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, हमारे पास दो साइड होती है, असेस्ट और लायबिलिटी साइड। कौन सी होती है, असेस्ट और लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो आपने अपने पास दोनों साइड हो गई, एक साइड असेस्ट है एक साइड लायबिलिटीज है। क्लियर हो गया यहाँ तक, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है भी। आपके बैलेंस शीट की दो साइड है, एक साइड असेस्ट है एक साइड लायबिलिटीज है। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए अब, हाँ अब हमारे पास दोनों साइड है, कौन सी हो गई, एक तो होती है लायबिलिटी साइड एक होती है असेस्ट साइड। अब हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारा टॉपिक क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। आपने छोटी क्लासों में समीकरण समझा होगा, जानते हो समीकरण क्या होता है। समीकरण इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, समीकरण इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एक समीकरण का मतलब यही होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, बराबर के एक साइड और बराबर के इस साइड दोनों बराबर मतलब इक्वल होना चाहिए, यही होती है समीकरण। क्या और कोई दूसरा मीनिंग जानते हो इसका? हाँ नो सर, यही होती है, यही होता है ना समीकरण, ठीक है। तो अपने पास अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस टाइप से आती है, आप लिखोगे इसका अकाउंटिंग इक्वेशन ये रहती है हमारी। एक इक्वेशन आती है असेस्ड इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। देखो आपके लायबिलिटी साइड दो भागों में बांटा जाता है। जो ये बैलेंस शीट है हमारे पास, इस बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में हम दो भाग बांटते हैं, एक तो होता है इंटरनल लायबिलिटीज, एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक दायित्व, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी दायित्व। देखिए आपके यहाँ पे जो आपका स्वामी है, जो स्वामी पैसा लाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। कल भी मैंने समझाया था। अपने पास एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। एक कॉन्सेप्ट है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ये अवधारणा कहती है कि आपका व्यापार और व्यापारी अलग अलग है। ये अवधारणा क्या कहती है, आपका व्यापार और व्यापारी दोनों
अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो व्यापारी ने व्यापार को जो पैसा दिया है, व्यापारी ने व्यापार को जो पैसा दिया है उसके बदले में या जो व्यापारी ने व्यापार को पैसा दिया है वो पैसा आपका दायित्व माना गया है, उसको हमने दायित्व माना है। दायित्व इसीलिए माना क्योंकि दोनों अलग अलग है। आया समझ में? दोनों अलग अलग है इसीलिए हम यहाँ पे इसको एज अ लाइबिलिटीज मानेंगे। तो जो पैसा आपका स्वामी लेके आता है वो सारा इंटरनल लाइबिलिटीज है, और जो पैसा आपका बाहर से लाया गया है या आपके कोई बाहर वाला पैसा मांगने वाला है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो हमारे पास इंटरनल को तो हम लिखते हैं कैपिटल और बाकी सबको लिखते हैं लाइबिलिटीज। तो एक लाइबिलिटी साइड को हमने दो अलग अलग भागों में बांट के एक इक्वेशन तैयार किया। इक्वेशन है हमारी सस्ट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये समझ में आ गई इक्वेशन? ये इक्वेशन समझ में आ गई? बोलो रे बेटा। सर एक बार फिर से Yes, समझाएं। sir. देखिए एक इक्वेशन आती है असेस्ट बराबर आपकी एक समीकरण है असेस्ट बराबर लाइबिलिटीज कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी एक अकाउंट बताए थे ना, इन सबको समझ लीजिए। कैपिटल, लाइबिलिटीज, असेस्ट, इनकम और एक्सपेंसेस। तो आपकी बैलेंस शीट में ये तीन चीजें ट्रांसफर होती है। आपकी बैलेंस शीट में ये तीन चीजें ट्रांसफर होती है, कैपिटल, लाइबिलिटीज और असेस्ट। तो कैपिटल और असेस्ट को कैपिटल और लाइबिलिटीज को जोड़ते हैं तो वो असेस्ट के बराबर आती है। अपना इक्वेशन ये कहता है कि आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज को जोड़ोगे तो आपकी असेस्ट के बराबर होगा। इस इक्वेशन का मतलब यही रहता है। वापस लिख के मैं आपको समझा देता हूं। आपका इक्वेशन है असेस्ट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। आपकी असेस्ट का टोटल कैपिटल और लाइबिलिटीज के बराबर आएगा। ये हमारी एक लेखांकन समीकरण होती है। तो लेखांकन समीकरण क्या है? असेस्ट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एनी डाउट? ये दोनों समझ में? हाँ। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि मान लीजिए आपको कैपिटल निकालना है, इसी इक्वेशन से आपको कैपिटल निकालना है तो कैसे निकालोगे? छोटी क्लास में आपने सीखा होगा ना, एक दूसरे में से एड लेस करके। मैंने कैपिटल को बाहर लेके आ गया तो असेस्ट यहां आ जाएगा, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? कैपिटल इक्वल्स टू असेस्ट माइनस लाइबिलिटीज। एनी डाउट? ये समझ में आया आपको? Yes, sir. बाकी को दुर्गा जी, सारिका जी, व्रतिका जी, कैपिटल इक्वल्स टू असेस्ट माइनस लाइबिलिटीज समझ में आ गया? तो मुझे ये बताओ, आप यदि लाइबिलिटीज निकालना है तो क्या फॉर्मूला लिखोगे? इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से लाइबिलिटीज निकालने का क्या फॉर्मूला बनाओगे? बताओ। असेस्ट माइनस कैपिटल। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। असेस्ट माइनस कैपिटल। चलिए, तो ये तीनों इक्वेशन समझ में आ गए आपको? यस सर, Yes, यस sir. सर। हाँ। अब ये जब इक्वेशन समझ में आ गए हैं तो कुछ अब नियम समझ लेते हैं। कुछ नियम समझ लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? बड़े ही ध्यान से समझना है, मैं आपको समझा देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। चलो, पहला नियम, नोट डाल रहा हूं मैं कुछ। प्रत्येक व्यवहार से, वैसे ये नोट सारे मैंने आपको नोट्स में लिखे हैं और नोट से आप पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी वापस समझा देते हैं। प्रत्येक व्यवहार से कम 2 खाते प्रभावित होते ही हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि प्रत्येक व्यवहार से कम 2 अकाउंट इफेक्टिव होंगे ही होंगे। वो चाहे दोनों असेस्ट हो, दोनों लाइबिलिटीज हो, या एक असेस्ट है एक लाइबिलिटीज है, ऐसा जरूरी नहीं है
कि दोनों असेस्ट और लायबिलिटीज ही होना चाहिए। कोई सा भी दो अकाउंट इफेक्टिव होंगे, दैट मीन होंगे ही होंगे। क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आ गया कि Yes, एक sir. व्यवहार से Yes, कम से कम sir. 2 खाते इफेक्टिव होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आपका स्वामी द्वारा पैसा लाने पर, पहले भी हमने समझा था, फिर भी लिख देता हूं, लाने पर कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, और लेकर जाने पर कैपिटल में से लेस करेंगे। यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी है, यहाँ पे आपको ऐड लेस करना है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में जनरल एंट्रियां करी थी, ऐसी यहाँ पे एंट्रियां नहीं करनी है आपको। यहाँ पे ऐड लेस करके एक स्टेटमेंट तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सभी आय व लाभों को, कोई भी इनकम हो रही है या प्रॉफिट हो रहा है, आप कैपिटल में ऐड करोगे। और खर्च एवं हानियों को कैपिटल में से लेस करेंगे। आया समझ? वैसे ये टोटल 9 से 10 पॉइंट है, बट जैसे जिस पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी उनको लिखकर हम इसको समझेंगे। तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपको सिस्टम कैसे करना है, तो सबसे पहले जैसे मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूँ, हालांकि इस प्रश्न को हम अपनी अगली क्लास पे करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक प्रश्न दिखा देता हूँ। इस टाइप का प्रश्न रहेगा, जैसे मैंने आपके न्यूमेरिकल 3rd स्टार्ट किया है। आखिर 1st 2nd छोटे छोटे प्रश्न थे जो आपको खुद को सेल्फ ट्राई करने हैं। पहले एक बार अपन देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपको इन जर्नल एंट्री की तरह एंट्रियां नहीं करनी है, हमारे पास कोई रूल्स नहीं लगाना है। यहाँ सिर्फ आपको ये पता लगाना होगा कि कौन सी असेस्ट होती है, कौन सी लाइबिलिटीज होती है, और उसका असेस्ट लाइबिलिटीज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका असेस्ट लाइबिलिटीज पर क्या इफेक्ट आ रहा है। यदि असेस्ट इंक्रीज हो रही है तो आपको ऐड करना है, यदि असेस्ट डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज यानी बढ़ रही है, तो ऐड करना है, घट रही है तो लेस करना है। बस सिंपल सा थॉट है। देखो, इससे रिलेटेड आपको आज नोट्स पढ़ने होंगे। अब आप सोचोगे नोट्स कहाँ है, तो गूगल क्लासरूम में मैंने अपलोड कर लिया है। कोशिश करूंगा मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड करने का, बट यदि नहीं हो पाए, किसी कारणवश यदि आपको व्हाट्सएप पे आज सेंड नहीं हो पाता है, तो आप गूगल क्लासरूम में अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसको पूरा एक बार रीडिंग लगाइए, लगभग आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं अगली क्लास में। तो कोशिश कीजिएगा उसको एक बार खुद से तैयार करें। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।